तो आज है 1 अक्टूबर, नया महीना स्टार्ट हो गया है। तो नए लक्ष्य, नए जोश में, नई डायरेक्शन में चलना है आप लोगों को। बिल्कुल डेडिकेटेड होकर, किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, और इसी के साथ साथ में अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से आप लोग अपने गोल की तरफ को आगे बढ़ पाएंगे अगर हेल्थ को भी साथ में लेके चलेंगे। बहुत सारी बीमारी फैल रही है, खासकर मच्छर जनित बीमारी, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। जब जब मौसम चेंज होता है तो उस टाइम पर अपना थोड़ा ध्यान रखे चलिए। अब यहाँ पे हमारी फैमिली के 2 मेंबर है जिनके कमेंट मैंने यहाँ पर उठाए हैं आज। एक मेंबर यहां पर यह बोला है कि सर आज की डेट में आदत बन चुकी है मॉर्निंग में उठने की, और अब तो अलार्म की भी जरूरत नहीं होती। जब इस स्टेज पर आप लोग आ जाते हैं कि अलार्म की जरूरत न पड़े, इसका मतलब आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में है। बस इसी आदत को आप लोगों को बनाना है कि आप लोगों की आंख इस तरीके से खुल जाए कि अलार्म की भी जरूरत न पड़े, या फिर अलार्म लगाएं भी तो उससे जस्ट 4-5 मिनट पहले खुल जाए। इस तरीके आप लोग को अपनी प्रिपरेशन करनी है मॉर्निंग में उठने की, तभी आप लोग ढंग से अपने आप को एक सही माहौल में ढाल पाएंगे। दूसरे अध्यार्थी के द्वारा यहां पर यह बोला गया कि सर अगर मॉर्निंग में अब नहीं उठता हूं तो बहुत बुरा लगता है। या ये बोला इन्होंने कि अपने किसी दोस्त के पास में चले गए थे, किसी रीजन की वजह से घर पर नहीं थे, तो उस वजह से ये नहीं उठ पाए, तो काफी बुरा लगा। तो इसका मतलब ये है कि देखिए आप लोगों को बुरा तभी लगेगा अगर आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा। बुरा लग रहा है तो इसका मतलब आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप लोग के अंदर एंजाइटी है कुछ करने की, आप लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये आप लोग के कहीं ना कहीं संकेत होते हैं कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मस्त मौला सो रहे हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपना शेड्यूल बना नहीं रहे हैं, और आपको फिर भी टेंशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी रुकिए, सोचिए, समझिए और अपनी डायरेक्शन चेंज कीजिए, वरना काफी खतरनाक माहौल आने वाले टाइम में बनने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे के साथ में। और इंपॉर्टेंट डे यहां पर स्टार्ट हो रहा है बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ में, यानी कि यहां पर जो सेलिब्रेट किया जाता है यह है इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर, और या फिर एल्डरली, यानी कि जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनके बारे में यहां पर अवेयरनेस फैलाने की बात की जाती है इस दिन। इसको यहां पर UNIDOP, इसको यहां पर बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। तो इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। 1 अक्टूबर को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कब से स्टार्ट किया गया था, तो 1 अक्टूबर 1991 से इसको स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट टाइम 1991 से इसको स्टार्ट किया गया था। इस बार की जो थीम है, यानी कि इस बार जो फोकस रहने वाला है, ये बात की जा रही है यहां पर सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन राइट चैंपियन। तो यहां पर ओल्डर ह्यूमन राइट, जिन्होंने ह्यूमन राइट के बारे में बोला है, ये इनके बारे में जिक्र किया जाता है, उनके चैंपियन जो है इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। ये जो दिन है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए। देखिए हमारी सोसाइटी में जो बुजुर्ग रहते हैं वो बहुत कुछ हमारी सोसाइटी के लिए कर चुके होते हैं, तब जाकर उस एज पर पहुंचते हैं। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब सोसाइटी की उनको जरूरत होती है, तो हम लोग उनको नकार देते हैं, मतलब हम लोग उनको साइड में कर देते हैं। ये सबसे खतरनाक बीमारी है आज की डेट में। जो यंग जनरेशन है वो गलत तरीके से अपने जो बुजुर्ग हैं उनको देख रही है, और ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों की भी यही कंडीशन होने वाली है। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। आपके बच्चे आप लोगों को देखेंगे तो आप लोगों के साथ में ऐसा ही रवैया करेंगे जैसा आज के डेट में आप लोग अपने पेरेंट्स या फिर अपने बुजुर्गों के साथ में कर रहे हो। तो कम से कम आप लोगों को रेस्पॉन्सिबल बनना है ताकि आगे वाली जनरेशन भी कुछ सीख सके। सेनेशन बोलते हैं जो बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे में जो एक तरीके से अब्यूज किया जाता है ओल्डर पर्सन को, यानी कि खाने पीने के लिए नहीं पूछा जाता है। कई बार मान लीजिए कोई चारपाई पे बैठ गया है, खुद से चल फिर नहीं पाता है, तो ये अब ये हमारी ड्यूटी बनती है। क्योंकि एक टाइम पर हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग चल नहीं पाते थे, जब हम लोग बिल्कुल बैठ भी नहीं पाते थे, तब हमारे पेरेंट्स ने किस तरीके से हम लोगों को संभाला है। अब हमारी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि हम लोग अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों को संभालें, क्योंकि आज की डेट में उनको हमारी जरूरत है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से फॉलो करके चलनी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए एक फेज है, हर एक इंसान की लाइफ में ये फेज आने वाला है। तो आप लोग जब भी आप लोगों को टाइम मिले, आप लोग जरूर कम से कम डेली आधे से पौना घंटा या डेली 1 घंटा बैठ के बुजुर्गों से बात कीजिए। उनको देखिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है, खासकर इस फेज में कि बच्चे उनसे बातें करें। तो आप लोग उनसे बातें करने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो उनसे पूछिए, और ताकि उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। और कोशिश ये करनी है जब भी खाना खाने की बात आए घर में, सबसे पहले बुजुर्गों को खाना दिया कीजिए। अब मतलब खाना स्टार्ट करना है मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में, तो सबसे पहले बड़ों को खाना खिलाइए, उसके बाद में आप लोग खाना खाइए। इस तरीके से रखना है, ये नहीं कि सबसे बाद में जाकर पूछ रहे हैं कि खाना खाना है या नहीं खाना है। तो ये बिल्कुल गलत रवैया है। तो कम से कम आप लोग चेंज लाइए, आगे आने वाली सोसाइटी में फिर अपने आप चेंज आना होना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के साथ में। तो यहां पर देखते हैं कई सारी शानदार बातें निकल कर आ रही हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज है यहां पर ये निकल के आ रही है अपकमिंग नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो हमारा इंडिया गेट है, इंडिया गेट के आसपास में जो भी एरिया है, आप लोग अगर कभी घूमने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर जो वॉर के हीरोज हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है या कोई भी इस तरीके से कनेक्ट रहा है वॉर के साथ में, उनसे रिलेटेड यहां पर जानकारी दी जाया करेगी आने वाले टाइम में।
तो यहाँ पर मेमोरियल बनने वाला है, इसके साथ में म्यूजियम भी बनने वाला है यहाँ पर, यानी कि आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत कुछ इंडिया गेट के आसपास में देखने को मिलने वाला है। 400 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं इसके लिए, ताकि यहाँ पर इसको और अच्छे से बनाया जा सके। तो जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर दिल्ली में खासकर आप लोगों को इंडिया गेट के आसपास यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी करने की बात की गई है। आइए इसी बहाने से थोड़ा इंडिया गेट के बारे में भी जान लेते हैं। हमारी कंट्री में 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो इंडिया गेट पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम लोग लाल किले पर सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात करें इंडिया गेट के बारे में, तो ये न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो इसको बनाया गया था, यानी कि स्टैब्लिश किया गया था इसको 10 फरवरी 1921 में, और इसके बाद में 10 साल बाद 1931 में इसको अनवेल्ड किया गया था, यानी कि यहाँ पर स्टार्ट की गई थी चीजें। तो ये एक टाइम फेज है जो आप लोग इसका याद रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्यों बनाया गया था, ये 70,000 सोल्जर्स लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर 1914 यानी कि 1914 से लेके 21 तक यहाँ पर जो जाने गई थी, उनकी याद में इसको बनाया गया था। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि डेडिकेट किया गया था ये इस तरीके से। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा थर्ड एंग्लो अफगान वार, इसके टाइम के ड्यूरेशन में भी यहाँ पर जो जवानों की यहाँ पर डेथ हुई थी, उनके जो जवान यहाँ पर शहीद हुए थे, उनके नाम पर भी यहाँ पर इसको बनाया गया था। और ये वॉर भी आप लोग याद रखते हैं, ये वॉर कब हुई थी, ये हुई थी 1919 में। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, आप लोगों ने कई बार उसके बारे में सुना भी होगा। इसके अलावा वो क्या है, यहाँ पर 1972 जो यहाँ पर बांग्लादेश लिबरेशन वार जिसको बोला जाता है, उसमें भी हमारे कई सारे जवानों की जान गई थी। तो उनकी यादगार में यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नया डेवलप किया था, जो कि यहाँ पर है, इसमें होता है वो, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ये क्या होता है, ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, जो कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर इसका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, वो नाम क्या है मैं आप लोगों को बताना है। जहां पर आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी को आप लोगों ने कई बार पिक्चर में भी देखा होगा, तो उस ज्योति का नाम आप लोगों को बताना है, कंप्लीट नाम क्या है। चलिए इतना मैंने बता दिया। तो ये आप लोगों को बताना है, जो कि 1971 की वॉर में जो यहाँ पर हमारे जवान शहीद हुए थे, उसकी याद में यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मालदीव के बारे में। तो मालदीव के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यहाँ पर मैमून अब्दुल गैमून, तो इनको यहाँ पर रिलीज कर दिया गया, क्योंकि अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, पहले प्रेसिडेंट थे यहाँ पर ये, अब फिल थे यहाँ पर अब्दुल्ला यमीन, इनको हराकर नए प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिद। तो यहाँ पर जो ये वाले प्रेसिडेंट थे, इन्होंने पुराने जो भी इनके यहाँ पर रिवाइवल पार्टी के थे, अपोजिशन के थे, उनको सबको जेल में डाल दिया था अलग अलग आरोप लगा के। तो इसलिए ये भी यहाँ पर जेल में पड़े हुए थे, जिनको अभी रिलीज कर दिया गया है। तो रिसेंटली काफी डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि अभी इलेक्शन होने के बाद भी ये अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर अब इन्होंने अनाउंस कर दिया गया यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि नए प्रेसिडेंट ये बन गए हैं। तो काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर कंट्री का नाम अगर ऑफिशियली आप लोगों से कोई पूछा जाए, तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ मालदीव बोला जाता है। इंडियन ओशन में कंट्री देखने को मिलेगी, खासकर अरेबियन सी में। ओके, इसके अलावा इसके बारे में आप लोग इसकी करेंसी वगैरह याद रखते हैं। रुफिया इसकी करेंसी है और माले इसकी कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन आप लोग देखते हैं, अगर लोकेशन थोड़ा देखना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, वैसे आप लोग कई बार दिखाया जा चुका है पहले, पर फिर भी आप लोग चीज़ों को जितना रिवाइज करेंगे ना, उतने लंबे समय तक आप लोगों को चीज़ें याद रहने वाली है। तो जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों का रिविजन करते रहा कीजिए, क्योंकि रिविजन से आप लोगों को चीज़ें याद रहने वाली है। ये देखिए है मालदीव यहाँ पर। ठीक है, छोटा सा आप लोगों को नाम दिख रहा होगा, तो यहाँ पर नीचे बिल्कुल आप लोगों को दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर महात्मा गांधी जी के नाम पर नया म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर ये किया गया है, राजकोट गुजरात में। यहाँ पर इसके साथ में आप लोगों को नेशनल गांधी म्यूजियम को यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है, जो कि न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर बात की जा रही है राजकोट में, जो हवा नया इनॉग्रेट किया गया यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट देखिए इसलिए भी है, क्योंकि गांधी जी आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली जो रहने वाले थे वो गुजरात से ही आते थे। ठीक है, तो इसलिए इनके बारे में कोई भी बात है तो आप लोग याद रखते हैं। इसके अलावा जो काफी इंपॉर्टेंट बात इनके द्वारा बोली गई थी, ये आप लोग भी लाइफ में याद रखते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से आप लोग पहचाने कि आप लोग कोई काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो गांधी जी के द्वारा एक तालिस्म दिया गया था, इनके द्वारा बोला गया था कि अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं और आप लोग वो काम आप लोग कैसे पहचाने सही है या गलत है, तो आप लोग अगर अपनी लाइफ में किसी भी आप लोगों ने एक ऐसे इंसान को देखा है जो कि बहुत गरीब है, तो उसका चेहरा याद कीजिए। और अगर आप लोग किसी काम को करने से हो सकता है कि उस गरीब को कोई फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो आप लोगों को अपना पाथ चेंज करना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने बोला था कि अगर हमारे खासकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं, और आप भी अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस तरीके से किसी भी गरीब का इंसान का चेहरा याद कीजिए कि हाँ यार, कम से कम मैं भी सोसाइटी में कुछ करके जाऊंगा तो कम से कम उस इंसान के लिए कुछ फायदा होगा। तो आप भी अपनी लाइफ में इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, कुत्ते की पूंछ कितने भी दिन नुलकी में रखी जाए, जब निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। कुछ ऐसी हरकतें पाकिस्तान के द्वारा की गई है। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने बोला यूएन की जनरल असेंबली में
कि देखिए पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाई जा रही है और आज के डेट में अगर आप लोगों को सोल्यूशन निकालना है तो पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी। तो भाई साहब को और कुछ मिला नहीं है, तो ये देखिए पास्ट में गए और पास्ट में पेशावर में स्कूल पे बम अटैक किया गया था। तो ये बोला गया कि वो जो बम अटैक किया गया था यहाँ पर वो इंडिया के द्वारा सपोर्टेड था। यहाँ पर ये इन्होंने यूएन की जनरल असेंबली में जाकर अपनी स्पीच दी है। समझ रहे हैं आप लोग, भी बच्चों के ऊपर अटैक करेंगे। इतने कुत्तेगिरी की हरकतें आप लोग करते हैं इतने दिनों से आकर, आज तक वहां पर तो हम लोगों ने अटैक किया नहीं है ढंग से एक सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा, और बच्चों के ऊपर अटैक करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी हरकतें इसलिए की जाती है ताकि जो पाकिस्तान की जनता है उनके मन में इनके लिए सहानुभूति बनी रहे, इसलिए इस तरीके की स्टेटमेंट यहां पर दी जाती है जो कि बेबुनियाद है, जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। कल आप लोगों ने मन की बात सुना होगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक प्रोग्राम आता है, ये आप लोगों को सुनना चाहिए। खासकर कई सारी बातें यहाँ पर बताई जाती है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप लोगों को ये टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पर वो शेयर कर देते हैं ऐसी चीजें, अगर लगता है कि कुछ आप लोगों के लिए फायदेमंद है। अभी कई सारी बातें बोली गई, तो यहाँ पर एक जिक्र किया गया यहाँ पर BR अम्बेडकर जी का, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का यहाँ पर जिक्र किया गया, और इन्हीं के साथ में यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताया गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन किया गया था। तो अभी इसके 25 साल पूरे होने वाले हैं, तो इसका जिक्र किया गया था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर एक तरीके से आप लोग अगर देखेंगे अम्बेडकर जी को, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अगर बात करें ह्यूमन राइट के बारे में। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो भी हमारी सोसाइटी में खासकर SC और ST कम्युनिटी है, गलत तरीके से हमारी सोसाइटी में इनको अब तक देखते हुए आ रहे थे। अब कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज होता हुआ आ रहा है और हम सब एक दूसरे को समान तरीके से देखते हैं। तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया अम्बेडकर जी के द्वारा इस सिचुएशन को सही करने के लिए। तो इनके बारे में याद रखिएगा। और आप लोगों को संविधान के बारे में तो पता ही है, संविधान को तो बनाने का, जो स्वरूप देने का सबसे बड़ा रोल आप लोग बोल सकते हैं BR अम्बेडकर जी को, इसलिए इनको संविधान का पितामह भी आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में। संविधान के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि संविधान को बनाया कहां से स्टार्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश की गई 1946 में। 1946 में जो स्टैब्लिश की गई, ये यहां पर सेटअप की गई एक कैबिनेट मिशन के द्वारा। यानी कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसके द्वारा यहां पर स्टैब्लिश किया गया। टोटल 11 सेशन आप लोग यहां पर देखने को मिले। जो फर्स्ट सेशन था ये हुआ था यहां पर 9 दिसंबर, और ये इसके अलावा 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ये लास्ट सेशन जो हुआ था ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 14 से 26 तक चला था। ठीक है, स्टार्टिंग वाला 19 से 23 तक चला था, ये याद रख सकते हैं। इसके बाद फिर एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई और उसमें सबने सिग्नेचर किए। ये किए गए थे जनवरी 24, 1950 में, जिसपे संविधान पे जो भी यहाँ पर जिनके द्वारा काम किया गया उनके सबके सिग्नेचर आप लोगों को वहां पर नजर आएंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारी संविधान की बुक में। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया हमारे संविधान का, BR अम्बेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बात बतानी है कि हमारी कंट्री, आप लोगों को एक बात बतानी है कि यहाँ पर एक कमेटी के चेयरमैन थे कौन, ये थे वल्लभ भाई पटेल। उस कमेटी का आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। ठीक है, संविधान से रिलेटेड ये कमेटी थी, आप लोगों को नाम बताना है। और इसके अलावा एक कमेटी का आप लोग राजेंद्र प्रसाद जी का भी नाम बता सकते हैं। एक कमेटी उनके अध्यक्षता में भी कई कमेटी थी, तो आप लोग एक कमेटी का नाम उनकी अध्यक्षता में भी बताना है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारी कंट्री में है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको 12 अक्टूबर को स्टैब्लिश किया गया था, इसके चेयरमैन कौन है आज की डेट में। आगे चलते हैं अब। इसके अलावा मन की बात में यहां पर एयरफोर्स के बारे में भी जिक्र किया गया। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 1932 में 1932 में यहां पर ओनली 6 पायलट और 19 एयरमैन के द्वारा यहां पर हमारी एयरफोर्स का स्टार्ट किया गया था, जो कि आज की डेट में इतनी शानदार फोर्स हो चुकी है, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल फोर्सेज में हमारी एयरफोर्स का नाम गिना जाता है 21st सेंचुरी में। तो समझ सकते हैं, अगर किसी भी काम को आप लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार अकेला इंसान स्टार्ट करता है और फिर चीजें जुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं चीजें चलते चलते। इसी तरीके से यहाँ पर एयरफोर्स देख सकते हैं, आज के में हमारी एयरफोर्स का लोहा मानते हैं अगर आप लोग देखेंगे आसपास में लोग। तो इसीलिए यहाँ पर स्टार्ट में क्या किया गया था, स्टार्ट में ओनली 6 पायलट थे और 19 एयरमैन थे, जिनसे हमारी 1932 में एयरफोर्स स्टार्ट की गई थी। तो ये बात याद रखिएगा, उस टाइम पर ब्रिटिश टाइम पीरियड था यहाँ पर, यानी कि हम लोग उनके कंट्रोल में थे जब एयरफोर्स को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, इन क्वेश्चन से डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक एक क्वेश्चन से आप लोग डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंग सांग सुई की, ये की आज के में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ये म्यांमार की, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोबेल पीस प्राइज 1991 में दिया था, क्योंकि रोहिंग्या वाली कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार वहां पर किए जा रहे हैं, ये उनमें कोई खासकर सपोर्ट उनको नहीं कर रही है, ये भी शांत है, क्योंकि मिलिट्री के द्वारा यहां पर अब तक रूल किया था, अब मिलिट्री है वहां पर उसको छोड़ के जा रही है और थोड़ा सा वहां पर जो इन्वायरमेंट है चेंज हो रहा है, तो ये अभी शांति बनाए हुए हैं इसकी वजह से। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हो गया यहाँ पर म्यांमार। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसके साथ में कनेक्ट है यहाँ पर म्यांमार, तो इसको आप लोग हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड
अर्थ डे 22 अप्रैल को देखने को मिला आप लोगों को इस बार 2018 में। थीम क्या है? एंड द प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना है, आप लोगों को भी इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से सबरीमाला टेम्पल में लोकेटेड एक टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा था जिसका नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार रिवर भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये वेस्टर्न घाट की माउंटेन में केरला में आप लोगों को नजर आएगा। 5 जज के द्वारा ये जजमेंट दिया गया जिसमें बोला गया था कि 3B, यहाँ पर 3B है जो यहाँ पर रूल है उसको हटाने के लिए बोला था क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता था। जो डिसीजन दिया गया दीपक मिश्रा, इसके अलावा यहाँ पर थे रोहिमिनसन निर्मन, इसके अलावा थे यहाँ पर ये थे एम खानविलकर, DY चंद्रचूड़ और यहाँ पर ये थे इंदु मल्होत्रा। इनके द्वारा अपोज किया गया यहाँ पर इंदु मल्होत्रा के द्वारा, बाकी सबने यहाँ पर फेवर में डिसीजन दिया। तो 4:1 में यहाँ पर ये डिसीजन निकल के आया। और खासकर इसीलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में आप लोगों को रिलीजन वाला जो पार्ट है ये जरूर याद रखिएगा। तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक यहाँ पर आप लोगों को रिलीजन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। पॉलिटी वाली वीडियो आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, उसमें आप लोगों को डिटेल में बताए गए सारे फंडामेंटल राइट डिस्कस किए गए हैं। आप लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप लोग उनको जाकर देख सकते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट 49 कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट में, और अगर एरिया वाइज आप लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आप लोग को एशिया कॉन्टिनेंट यहाँ पर नजर आएगा। तो इसके बारे में याद रखते हैं, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। फिर आप लोग यहाँ पर देखते हैं अफ्रीका। आखिर एशिया कॉन्टिनेंट बड़ा किसकी वजह से? मेनली अगर आप लोग देखेंगे तो रशिया की वजह से है। रशिया का आधा पोर्शन आप लोग को एशिया में नजर आएगा और आधा पोर्शन आप लोग को यूरोप में नजर आएगा। पर लेकिन अगर जनता की बात करें तो मैक्सिमम यूरोप में रहती है, और अगर पृथ्वी लैंड की बात करें, जमीन की बात करें, तो मैक्सिमम एशिया के पास में है रशिया की। तो ये भी आप लोग हल्का सा पॉइंट है जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यहाँ पर जमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री चाइना और इंडिया इसी कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिलती है। फर्स्ट जनरल असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2 अक्टूबर 2018 न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगी। रस्किन बॉन्ड इंडियन ऑथर, इंडियन ब्रिटिश डिसेंट के ऑथर हैं। इनकी 2-3 किताबों के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो ये नीचे लिखी हुई है। तो पहली है यहाँ पर ये बुक है ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, और दूसरी है ओवर ट्री स्टिल ग्रो इन डेराज। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी आप लोगों से मैंने यहाँ पर ये पूछा था नेशनल पार्टी के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1989 ये है 1885 में इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा गठन किया गया था ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हिस्ट्री क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में 1921। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये मार्क्सिस्ट है, 1964 में डिवाइड होकर इसी में से निकल के आई थी। भारतीय जनता पार्टी 1980, इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये है 1998, और इसके अलावा नेशनल कांग्रेस पार्टी ये है 1999। अभी रिसेंटली जो यहाँ पर जुड़ी है ये जुड़ी है ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल। पहले 6 नेशनल पार्टी थी, अब टोटल मिला के हमारी कंट्री में 7 नेशनल पार्टी हो चुकी हैं। इसके अलावा नेशनल पार्टी को क्राइटेरिया क्या होता है चुनने का, ये भी आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया जा चुका है, जाकर आप लोग देखते हैं अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर जो 2 पर्सनैलिटी के मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं जो कि आपके द्वारा आंसर दिए गए हैं काफी अच्छे से। तो दिशा के द्वारा दिया गया हिंदी में आंसर काफी अच्छे से, और यहाँ पर दीपिका के द्वारा आंसर दिए गए इंग्लिश में काफी शानदार तरीके से। बाकी अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। अब नजर डालते हैं देश और विदेश की न्यूज के ऊपर, खबरों के ऊपर। तो जो पहली खबर यहाँ पर निकल के आ रही है ये आ रही है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बारे में। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान को फ्री फार्मास्यूटिकल जोन बनाने की बात की जा रही है, यानी कि दवाइयों से रिलेटेड दोनों एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट करने की बात करें। और ये जो जोन बनाया जाने वाला है, जैसे आप लोग जानते हैं ना, कई बार आप लोगों ने सुना होगा एक तरीके कई सारे जोन बनाए जाते हैं जैसे SEZ, ठीक है ना। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाए जाते हैं, इसका मतलब ये रहता है कि एक ऐसा जोन बना देना किसी पर्टिकुलर कंट्री में कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो ये कहां पर बनाने की बात की जा रही है, ये यहाँ पर अंदीजान रीजन उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर ये बनाने की बात की जा रही है। इंडियन और उज्बेकिस्तान की हेल्प दोनों मिलकर यहाँ पर करेंगे, जहां पर इसको एक तरीके से बनाया जाएगा। और यहाँ पर कब इसके बारे में साइन होने वाले हैं, आज है 1 अक्टूबर। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट पर हैं, तो यहाँ पर मिलकर इसको यहाँ पर आगे देखा जाएगा कैसे हम लोग इसमें आके बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या बात यहाँ पर की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, प्रोडक्शन फैसिलिटी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ताकि और अच्छे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट को बढ़ाया जा सके। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। थोड़ा सा ऊपर आप लोग जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से पहचान सकें। ये देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन है जहां पर ये बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर रीजन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उज्बेकिस्तान का। बाउंड्री यहाँ पर उल्टा सीधा सा आप लोगों को नजर आ रही होगी। तो ये यहाँ पर जो रेड वाला रीजन है, ठीक है, ये देखिए अंदीजान आप लोगों को अब नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले पर्टिकुलर रीजन में स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है ये फैसिलिटी। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान मिलकर काम करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये फिर से इंडिया और यहाँ पर बात आ रही है निकल कर किसके जा रहे हैं, उज्बेकिस्तान के बारे में। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में दोनों मिलकर काम करेंगे। एग्रीकल्चर आप लोग जानते हैं अलाइड सेक्टर होते हैं जो इसके साथ में मिले जुले सेक्टर हैं, यानी कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर।
हॉर्टिकल्चर आप लोग देखते हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो भी है यहाँ पर अगर आप लोग देखने को मिले, गेहूं से आप लोग ब्रेड बना रहे हैं या टमाटो से टमाटो सॉस बना रहे हैं, तो कोई भी ऐसा सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह आप लोग देखते हैं। इसके अलावा फिशरी सेक्टर जो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, सेरिकल्चर हो गया, तो ये सारे सेक्टर जो भी हैं ये अलाइड सेक्टर बुलाए जाते हैं। तो मिलकर दोनों काम करेंगे, म्यूचुअल इंटरेस्ट में यहाँ पर काम किया जाएगा ताकि एक दूसरे को फायदा पहुंचा सके। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको पता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको पता है, तो मिलकर काम किया जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाएगा, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग पार्टी यहाँ पर वर्क करेंगी और जो भी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा उन टर्म्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो फोर्स रहेगा यहाँ पर टाइम पीरियड 5 साल के लिए और ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब्सिक्वेंटली 5 साल के लिए यहाँ पर इसको कंप्लीट किया जाएगा। फिर आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी ये आप लोगों को याद रखना है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। खासकर बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्योंकि काफी फोकस हमारी कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर भी। नेक्स्ट ये भी छोटा सा पोर्शन इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर हेल्थ और मेडिकल साइंस की अगर बात करते हैं तो इसमें भी यहाँ पर आगे चल के दोनों मिलकर आसानी से काम करेंगे। और हाँ देखिए, साइंस और टेक वाला जो पोर्शन होता है वो कंप्लीटली आप लोग कवर कर लिया जाता है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर साइंस और टेक वाला मंडे को भी डाल दिया कीजिए। देखिए यार, ये पॉसिबल नहीं होता है। वो द हिंदू का पोर्शन आप लोगों का रहता है, वहां पर संडे को कवर कर दिया जाता है आप लोग का। डेली उसको इस तरीके से रिपीट करके देखिए, जो देख लेते हैं उनके लिए तो नुकसान हो जाएगा ना, तो वो चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है ना। जो द हिंदू में वहां पर संडे को पढ़ाया जाता है, उस संडे को आप लोग देख लिया कीजिए। भले ही मंडे, अगर संडे को नहीं देखना है तो मंडे को 2 वीडियो देख लो जाकर, पर लेकिन जिन्होंने संडे को देखा है मंडे को फिर से उसको रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये छोटी सी बात एक आप लोग ध्यान रखिए। तो हेल्थ वाले सेक्टर में काफी फोकस देकर चलने वाले हैं दोनों। इसके ऊपर भी एमओयू साइन की गई है, दोनों कंट्री के द्वारा मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा फोकस किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर, हेल्थ और फार्मास्यूटिकल, तो इन 3 एरिया में आप लोग यहां पर देखने को मिला इंडिया और उज्बेकिस्तान के रिलेशन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, बात की जा रही है रिस्ट्रिक्टेड करने को। यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने के लिए जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, यानी कि स्टेट में जो यहाँ पर काम करते हैं या फिर पार्लियामेंट में सेंटर में जो काम करते हैं, उनको यहाँ पर एज ए लॉयर काम करने से मना करने के लिए बोला गया था। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, इसको ड्यूअल रूल की तरीके से नहीं देखा जाएगा। आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि कई सारे आप लोगों ने देखा होगा जो गांव में स्कूल होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उस टाइम पर टीचर्स को पढ़ाना होता है, पर लेकिन उसी गांव का वो टीचर होता है तो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा वो अपना खुद का काम कर रहा होता है। तो खेतों में जाता हुआ दिखेगा आप लोगों को अपना काम करने के लिए, या फिर कोई और काम करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो कहने का मतलब ये, जिस टाइम पर जो काम करना है, जिस टाइम पर पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग चल रही है, वर्किंग चल रही है, वहां पर उस टाइम पर वो अपना पर्सनल काम कर रहा है, उस टाइम पर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है एज ए कोर्ट में लॉयर के तरीके से। तो ये गलत बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला जाता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इसको रोकने के लिए। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक और पिटीशन थी, यहां पर कोर्ट में यह बोला गया था कि देखिए, अगर कोई यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आज के में केस चल रहे हैं, चाहे वो बात कर लीजिए आप लोग सुप्रीम, चाहे वो बात कर लीजिए यहां पर जो स्टेट के हैं लेजिस्लेचर या फिर आप लोग सेंटर के लेजिस्लेचर बोलिए, तो इसके ऊपर कई सारे यहां पर केसेस चल रहे हैं। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। बोला है ये पॉलिटिकल पार्टी का खुद का मैटर है, यहां पर ये उनको खुद को सुधारना चाहिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यानी कि बस उन्होंने इतना तो बोला है, पॉलिटिकल पार्टी को गाइडलाइंस इतना तो दिया है कि अपनी वेबसाइट जो होती है वहां पर आप लोगों को जाकर डालना है कि आप लोग के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किस किस के ऊपर कितने केस चल रहे हैं, कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी है। बाकी इसके अलावा डिस्क्वालीफाई करना इसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल पार्टी अपने आप डिसाइड करेगी। ये इंटरनल डेमोक्रेसी यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहेगी, तो वही यहां पर निकल के आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की काफी एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मिस कर दी। काफी एक उम्मीद की तरीके से यहां पर सुप्रीम कोर्ट को देखा जा रहा था, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर खरा नहीं उतरा, कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये करना ही होता तो अब तक कब की वो कर चुकी होती, पर लेकिन अब तक किसी के द्वारा कुछ नहीं किया गया। तो हल्का सा एक आर्टिकल ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी एक कमेटी भी यहां पर सेटअप की गई थी जेल में रिफॉर्म करने के लिए। तो जस्टिस यह अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में यहां पर एक कमेटी सेटअप की गई थी। एक तो ओवर क्राउडिंग यानी कि बहुत भीड़ है जेलों में, जहां पर 10 आदमी होने चाहिए वहां पर 50 आदमी है। इन ह्यूमन प्रैक्टिस वहां पर की जाती है। इस तरीके से ह्यूमन राइट जो एक्टिविटी है उन पर भी ध्यान रखा जाएगा। वुमेन जो है वहां पर जेल में, उनके लिए कोई ढंग की फैसिलिटी नहीं है। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, इसके ऊपर फोकस देने के लिए यहाँ पर एक कमेटी है। तो इनका सोल्यूशन निकालने के लिए सजेशन देगी। तो देखते हैं क्या क्या सजेशन यहाँ पर निकल के आएंगे, बाकी वो डिस्कस किए जाएंगे। कमेटी का नाम याद रखें, क्या नाम है और किसके लिए है ये कमेटी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आइडिया होना चाहिए। अगली जो न्यूज है यहाँ पर, यह राज्य से निकल कर आ रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है यहाँ पर एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है सुविज्ञा स्कीम। कहाँ की है ये स्कीम? ये है आसाम गवर्नमेंट की स्कीम। आसाम गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि आने वाले टाइम में 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर तक 2018 यानी कि इस साल के बिल्कुल एंड तक, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर से एक दिन पहले, यानी कि जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं उससे एक दिन पहले 31 दिसंबर तक यहाँ पर कंप्लीट करने की बात की जा रही है। हमको सबको हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन दिए जाएंगे। 78% लगभग काम कंप्लीट किया जा चुका है। 13 लाख फैमिलीज रिमेन है जिनको यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे इस साल। 40,000
सोलर कनेक्शन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे डिफिकल्ट एरिया में, जहां पर ये नॉर्मल जो लाइन है वो नहीं पहुंचाई जाएगी, वहां पर सोलर कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे। लगभग 35,000 अपॉइंटमेंट यहाँ पर की जाएगी पावर सेक्टर में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। 5,000 करोड़ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोड, इसके अलावा और भी यहाँ पर आसाम माला के तहत प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा, और उसमें भी कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा आसपास वाले एरिया में काफी कुछ काम किया जाएगा। तो नेक्स्ट 3 ईयर में यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आसाम माला प्रोजेक्ट। तो रोड कनेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट है, ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट 3 ईयर के लिए यहाँ पर रहेगा, कंस्ट्रक्ट की जाएगी, और ये अभी 31 दिसंबर तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है। दोनों ही प्रोग्राम आसाम गवर्नमेंट के अंडर हैं। आगे बढ़ते हैं, आज की एक किताब के बारे में जानते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है बिलियनर्स राज, ये द बिलियनर्स राज, ये लिखी गई यहाँ पर जेम्स क्रैबट्री, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें यहाँ पर बताया गया है, क्रिटिकली एग्जामाइन किया गया है जो हमारी कंट्री में अल्ट्रा रिच हैं, जो काफी रिच है, और कुछ ऐसे भी हैं जो सामान लेके बहुत सारा भाग चुके हैं हमारी कंट्री से, और इसके अलावा जो बहुत गरीब हैं, तो उनके बीच में जो डिफरेंस आज के डेट में आ रहा है, तो वो सब बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। बाकी कई सारे ऐसे टाइप के आदमी यहाँ पर बन चुके हैं, विजय माल्या टाइप के, तो वो भी आप लोग जानते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीजों पर यहाँ पर फोकस देकर चला जा रहा है। तो किताब का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं सोसाइटी में डिफरेंस काफी आज के डेट में देखने को मिलते हैं गरीबी और अमीरी के बीच में, तो इंपॉर्टेंट किताब है, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, चलिए आज का आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर कंडीशन क्या है रिकॉग्नाइज करने के लिए नेशनल पार्टी को नेशनल पार्टी बोला जाता है और स्टेट पार्टी को स्टेट पार्टी बोला जाता है, आखिर क्यों बोला जाता है? तो ये है आज का पॉलिटिकल आप लोगों का रिवीजन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और आप लोगों को बताया 7 नेशनल पार्टी है, तो इसी तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अपने अपने स्टेट में, जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, वहां पर कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग की स्टेट पार्टी कौन कौन सी है। नेशनल पार्टी के बारे में तो पता है क्योंकि नेशनल लेवल की है, स्टेट पार्टी के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसके बारे में भी जरूर आप लोग इन्फॉर्मेशन रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस किया गया, जाकर आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा नजर डालते हैं यहाँ पर वन लाइनर के ऊपर। तो वन लाइनर में काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 6 पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहले जो बात की जा रही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग नाबार्ड बोलते हैं। नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर गांव के एरिया को फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि उनका भी अकाउंट वगैरह खुले, वो भी यहाँ पर एक तरीके से एक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आए, उस पर फोकस दिया गया, उसका सर्वे यहाँ पर किया गया। तो बोला गया उसमें जो इनकम निकल कर आई, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत सर्वे के तहत बोला गया कि जो एग्रीकल्चर से जो इनकम जनरेट होती है वो ओनली 23% है गांव वाले एरिया में, यानी कि गांव वाले एरिया में जो हाउस होल्ड है उनकी ओनली क्वार्टर इनकम, यानी कि जो उनकी पूरी इनकम है उसका 1/4 इनकम ओनली एग्रीकल्चर से आज के डेट में आ रहा है। यानी कि अलग अलग एरिया में डाइवर्ट हो रहे हैं आजकल गांव वाले लोग भी, क्योंकि एग्रीकल्चर खेती से इतनी जनरेशन नहीं हो रही है जितनी सोची गई थी चीजें। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग बीएसएनएल बोलते हैं, ये गवर्नमेंट की सर्विस है। यहां पर इसके द्वारा VOIP बेस्ड एक सर्विस स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था विंग्स। ये एक तरीके की सर्विस थी कि आप लोग ऐप डालकर ही यहां पर कॉल कर सकते हैं आसानी से। काफी इंपॉर्टेंट सर्विस है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो बीएसएनएल के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इसका आप लोग याद रखिएगा, इसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था UPI, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप लोगों ने ऐप भी देखे होंगे कई सारे, तो इसको आप लोग यूज भी करते हैं। इसका सेकंड वर्जन निकल के आया, कई सारे अट्रैक्टिव फीचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेकंड वर्जन में, तो ये बात बोली गई है। नेक्स्ट बात की जा रही है, हैकर ने अभी इंस्टॉल किया है, बहुत सारा इलीगल विड्रॉ किया गया है 94 करोड़ का, अलग अलग पुणे कोसमोस कोऑपरेटिव बैंक वाया ATM 28 कंट्रीज। तो ये आप लोग देखते हैं एक हैकर के द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया है। तो यहाँ पर पुणे कोसमोस कोऑपरेटिव बैंक, इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा यहाँ पर बोला गया, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कि हमारी कंट्री का ग्रोथ, हमारी कंट्री की इकोनॉमी, हमारी कंट्री की GDP कैसी रहने वाली है। तो 7.3% 2089 के लिए बोला गया था, और 7.5% 19-20 के लिए बोला गया था। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर होने वाला है। पर लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए और प्राइवेट कंजप्शन बढ़ाया जाए तो और अच्छे से चीजें की जा सकती हैं। इंडिया ने सेलिब्रेट किया था 72वां इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त को देखने को मिला हमारा 2018 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से मॉर्निंग में उठते रहना है, और जल्दी से आप लोगों को जो नहीं उठ रहा है वो भी जल्दी से उठना स्टार्ट करना है और अपना पैटर्न फॉलो करना है। एक दिन छूट जाता है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला हम लोगों ने इंटरनेशनल डे देखा जो कि ओल्डर और या एल्डरली पीपल से रिलेटेड था, इसके बारे में जाना। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर जाना नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि इंडिया गेट के आसपास आ रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया। मालदीव के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर नया म्यूजियम खोला गया है, कहाँ पर, राजकोट में, इसके बारे में जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये निकल कर आई पाकिस्तान के जो स्टेटमेंट दी गई है। इसके अलावा BR अम्बेडकर, और यहाँ पर हम लोगों ने कई सारी और बातें यहाँ पर जानी, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर एयरफोर्स डे के बारे में जाना, इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। शानदार आंसर दिए, इसी तरीके से आप लोग को आंसर देते रहना, और पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो मैंने लेक्चर बोला है वो जाकर देखिएगा तो आप लोग यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर था ये फ्री फार्मास्यूटिकल जोन उज्बेकिस्तान के साथ में मिलकर, दूसरा यहाँ पर था एग्रीकल्चर के साथ में, और तीसरा था यहाँ पर ये था हेल्थ एंड द मेडिकल सेक्टर में। तो उज्बेकिस्तान के साथ में कई सारे एग्रीमेंट यहाँ पर किए गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है आगे, ये यहाँ पर निकल कर आ रही है रिस्ट्रिक्टेड
रिस्ट्रिक्टेड, ये यहाँ पर जोन की बात की जा रही है, किसके अंदर की बात की जा रही थी, जो एमएलए एमपी होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, पर लेकिन मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कमेटी की बात की गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जेल में रिफॉर्म के लिए, और पॉलिटिकल पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने से मना कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आसाम की गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जाना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, और इसके अलावा यहाँ पर जो रोड प्रोजेक्ट है उनको कैसे इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है वो भी जाना। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने ये किताब के बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये था पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो कि आप लोगों को जाकर जिसका रिवीजन करना है, और ये था हमारा वन लाइनर। तो ये था टोटल हमारा आज का डिस्कशन। लेक्चर कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।